Welcome to Uran Born to Fly, an introductory video on the Indian Evidence Act 1872. Hello, friends and students. I welcome you all to our video session of Indian Evidence Act 1872. The Indian Evidence Act 1872 ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। यहाँ पर हम बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। किसी भी एक्ट या फिर किसी भी लॉ को पढ़ने के लिए हमें उसके बैकग्राउंड को जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक ढांचा क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है पूरे लॉ को या फिर पूरे एक्ट को जानने के लिए, और इसीलिए मैंने ये वीडियो पहले बनाया है सो दैट अगले जितने भी वीडियोस आएंगे उसमें हम पूरा एक्ट को पढ़ेंगे। इस पे हमने मेंशन किया है कि नेचर एंड एप्लीकेबिलिटी। नेचर और एप्लीकेबिलिटी हम तब पढ़ेंगे जब हम एक्ट को पढ़ेंगे। अब के लिए बस बैकग्राउंड को ही पढ़ेंगे। नाउ बैकग्राउंड बैकग्राउंड को ना हम इतने फोकस में डालकर नहीं पढ़ेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जितना कि रेलिवेंट है, जितना कि हमें जानना चाहिए इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में, एक्ट के हिस्टोरिक बैकग्राउंड के बारे में। तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद लॉ हमें मिला, मतलब लॉ को एक डेफिनेट फॉर्म मिला। तो क्या ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में ऐसा कोई कोडिफाइड फॉर्म नहीं था एविडेंस लॉ का? इंडिया में तो तब के टाइम में मुस्लिम रूल था, तो क्या मुस्लिम रूल में ऐसा कोई कोडिफिकेशन नहीं था? इसका आंसर ये है, देयर एग्जिस्ट नो कोडिफाइड लॉ रिलेटिंग टू लॉ ऑफ एविडेंस ड्यूरिंग मुस्लिम रूल। मुस्लिम रूल में ऐसा कोई कोडिफाइड लॉ ही नहीं था। तो बात और एक आती है, और एक क्वेश्चन आता है कि अगर मुस्लिम रूल में ऐसा कोई लॉ ही नहीं था तो तब के टाइम में मुस्लिम रूलर्स डिसीजंस कैसे दिया करते थे? तो इसका आंसर ये है, मैटर्स वे डिसाइडेड बेस्ड ऑन द कस्टम एंड यूसेजेस एज प्रोवाइडेड बाय द मुस्लिम रूल। तो तब के टाइम में जो मुस्लिम कस्टम थे, यूसेज थे। अभी यूसेज क्या है? जब कभी भी हमारा जो हैबिट होता है उसको अगर रेगुलर प्रैक्टिस करें, हम कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करें, तो वो जाकर यूजेज में तब्दील हो जाता है, मतलब कन्वर्ट हो जाता है। तो मुस्लिम रूल में जो भी कस्टम थे और यूजेजेस थे उसी के ऊपर बेस करके डिसीजंस लिया करते थे। अब फिर से एक क्वेश्चन आता है कि क्या तब के टाइम में हिंदू को भी वही रूल अप्लाई था, वही मानना था जो मुस्लिम कस्टम में कहा जाता था? नहीं। तब के टाइम में मुस्लिम रूलर हिंदू के जो पंडित थे, प्रीस्ट थे, उनको बुलाते थे और उनसे एडवाइस लेते थे, और एडवाइस लेकर फिर डिसीजंस लिया करते थे। पर जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने देखा कि किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए, वेदर इट इज़ ऑरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इंडिया में ऐसा कोई कोडिफाइड लॉ ही नहीं था। तो इसको देखने के बाद ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का इंट्रोडक्शन किया। और ब्रिटिशर्स ने कैसे किया, एक ही बार में किया या बहुत बारों में अमेंडमेंट किया, फिर एनेक्ट बहुत एनेक्ट हुआ कि नहीं, ये हम एक्ट जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही आप लोग जानो कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में ब्रिटिशर्स लेकर आए थे। इसका रीज़न ये था कि इंडिया में कोई कोडिफाइड लॉ नहीं था, इंडियन एविडेंस मतलब एविडेंस का कोई लॉ ही नहीं था। अब जितने टाइम में हम पढ़ रहे थे, दो चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था कि लॉ और एक्ट, क्या लॉ और एक्ट सेम है? तो इसका डिफरेंस हम जान लेते हैं। Law implies a system of rules recognized by a country's legislation to regulate the action of the citizen. That is, whether we talk about market, factory, school, office or any other place, it safeguards people from unfair practices. तो लॉ एक गुच्छा है, रूल्स का गुच्छा है
जिसको कंट्री रिकॉग्नाइज करती है थ्रू लेजिस्लेशन। वो कंट्री रिकॉग्नाइज करती है और थ्रू लेजिस्लेशन बहुत सारे लॉज बनाती भी है, सो दैट जिस कंट्री में वो लॉ चल रहा है उस कंट्री के सिटीजन्स किसी भी अनफेयर प्रैक्टिस में हानि ना हो उनका। नो मैटर वेदर इट इज़ बी फैक्ट्री, स्कूल, मार्केट, ऑफिस, सबका सेफगार्ड का दायित्व किस पर है? स्टेट पर है। तो इसीलिए स्टेट ये देखेगा कि उनके जो सिटीज़न हैं वो अच्छे से रहे, वो सेफ रहे। तो लॉ उस सिस्टम को कहा जाता है जिसको किसी कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया कि ये मानकर चलेंगे तो हमारे सिटीजन अगर ये मानकर चलेंगे तो हमारे सिटीजन भी सेफगार्ड रहेंगे और अच्छे से रहेंगे। अच्छा, एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देती हूँ मैं। मान लो मैं स्टेट हूँ और आप लोग सिटीजन। अगर मैं आपको बोलूँगी कि आप मुझे मानो, क्या आप मुझे मानोगे? नहीं ना। तो हमारे बीच में एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट रहना चाहिए। वैसे भी अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं कि हमारा कौन सा गवर्नमेंट होगा, कौन से गवर्नमेंट को हम बिठाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग मुझसे क्या कहोगे? ठीक है, हम आपको मानेंगे, आपके जो लॉज है, रूल्स है, हम सब कुछ मानेंगे अगर आप हमें सेफगार्ड दोगे। इंडिविजुअल सेफगार्ड, प्रॉपर्टी सेफगार्ड, जितने भी सेफगार्ड्स है वो मुझे सेफगार्ड दोगे, फ्रीडम दोगे। अगर ये सब आप मानोगे तो ठीक है, हम आपके रूल्स को भी मानेंगे। तो ये एक म्यूचुअल बॉन्ड है गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच। और अब आते हैं एक्ट। एक्ट इज द सेगमेंट ऑफ लेजिस्लेशन दैट डील्स विद स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस एंड पीपल। एक्ट एक सेगमेंट है, मतलब एक पोर्शन है लेजिस्लेशन का जो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनाया जाता है। सोच लो साइबर क्राइम। साइबर क्राइम ज़्यादा हुआ इसीलिए साइबर क्राइम के लिए लॉ बना। राइट टू इंफॉर्मेशन का पहले कोई ऐसा एक्ट नहीं था, वो एक्ट बना। क्यों बना? जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है किसी सोसाइटी में तो उसमें बहुत सारे इंसानों के को प्रॉब्लम होता है। देखो, स्टेट ने क्या वादा किया था कि मैं आपको सेफगार्ड करूँगा। तो ऐसे ही अगर कोई चेंजेस आती है, ऐसे कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको टैकल तो करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए एक्ट्स बनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो कि एक्ट के ऊपर बेस होगा और वहाँ से हम एक्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट, रिव्यू, शेयर इफ यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब। मेरा वीडियो अपलोड होते ही आपके नोटिफिकेशन में जल्दी जैसे पहुंच जाए।